नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपना जो संबोधन देश के नाम दिया, उसमें कई बड़ी बातें, अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने अपनी सरकार ने जो कामकाज किए उसकी प्रशंसा करते हुए आगे का रोड मैप बताया, तो साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों को कई बड़े संदेश दिए। उन्होंने देशवासियों से कई उम्मीदें जगाई। तो जो संवैधानिक संस्था हैं या जो कहना चाहिए विधायिका के जो अंग हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जो सबसे खास बातें थीं, अगर उन पर हम नजर डालें तो इस बार उन्होंने एक बड़ी बात कहा कि 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में जनप्रतिनिधि बनने का सीधा मौका दिया जाना चाहिए, जिनके परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीतिज्ञ ना हो, कोई राजनेता ना हो। और इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की भी उन्होंने बात उठाई। साथ ही साथ देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू हो, यह भी मंशा उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक कोड या धर्म के आधार पर देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सेक्युलर सिविल कोड हो जो सभी धर्मों पर लागू हो। बंगाल की घटना हो या बांग्लादेश की घटना, उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। बंगाल में डॉक्टर के साथ जो हुआ, पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि माई बाप कल्चर से पहले लोगों को गुजरना पड़ता था, लेकिन हमने गवर्नेंस के मॉडल को बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बातें कहीं। पहले आपको उनका संबोधन सुनवाते, जो अंश हैं मुख्य वो सुनवाते। 2047 के विकसित भारत का संकल्प वो कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। 40 करोड़ से 140 करोड़ लोगों तक का जो सफर भारत ने तय किया है, वो आगे कहां जा सकता है, देश को विश्व के पटल पर वो कहां देखना चाहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के मुख्य अंश। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए। दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है, और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं,
देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। अमित जी आपका स्वागत है। और पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, पहले आपके पास पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की आपको सबसे खास अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों? देखिए दीपेश जी, से माननीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो इसलिए है कि वो बहुत ही समाज को, हर समाज को लेकर चिंता व्यक्त करने का काम करते हैं। अब उन्होंने जब लाल किले से जब देश को संबोधित करते हुए कहा, तो उन्होंने हर उस विषय पर बात की, खुलकर बात की जो जनता के हित की थी, देश के हित की थी। क्यों हम हमेशा से ही 75 सालों से जात पात में उलझे हुए हैं? क्यों सेक्युलर सिविल कोड, कम्युनल सिविल कोड क्यों हो? देश में से सेक्युलर सिविल कोड की माननीय मोदी जी पैरवी कर रहे हैं। तो सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए देश में। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हो, वो समाज नहीं बनाते, आधुनिक समाज नहीं बनाते। और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी, इन सब पर उन्होंने बात की। और निश्चित ही जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम बहुत समय पहले से करते आए हैं, माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप भी क्यों देश के संसाधनों का दुरुपयोग हो। हम हर प्रदेश में आप देखेंगे, देश भर में हर 2-3 महीने में किसी न किसी राज्य में किसी न किसी म्युनिसिपल के, नगर निगम के चुनाव होते हैं। तो एक ही बार में सब चीजें हो जाएं, क्यों अधिकारी कर्मचारी इधर उधर उनकी व्यवस्थाएं लगती हैं, ड्यूटी लगती हैं। तो उन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी और देश एक विकास की गति जो माननीय मोदी जी विकसित भारत का सपना जो वो बोल रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 तक बनाने की बात कह रहे हैं, वो सब चीजें इन चीजों में दिखती है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने G20 के बारे में भी बताया। कोलकाता में जो रेप मर्डर केस है उस पर भी उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और उनको और 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है, नए युवाओं को जिनका परिवारवाद से कोई संबंध नहीं हो। तो ये निश्चित रूप से देश के हित में उन्होंने जो बातें की, जो उन्होंने बात रखी, वो निश्चित रूप से वो उसको आने वाले समय में भारत कैसा हो, भारत के लिए क्या कैसे हो, 75,000 नए डॉक्टर्स देने का जो उन्होंने संकल्प भी लिया, वो भी अपने आप में वो मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात रखी है उन्होंने माननीय मोदी जी, वो निश्चित रूप से। अमित जी, प्रधानमंत्री का भाषण आपने जरूर सुना होगा, या जो पॉइंट हमने बताया उस आधार पर कैसे देखेंगे 2047 के भारत की बात वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए विचार उन्होंने रखे देश के सामने। वन नेशन वन इलेक्शन तो चल ही रहा है मुद्दा, लेकिन वो कह रहे हैं 1 लाख युवा ऐसे हैं जिनका राजनीति में कोई परिवार का नहीं रहा रिकॉर्ड। इसके अलावा कोई खास बात आपको लगी या सब बुराइयां, सब कमियां नजर आई उनके भाषण में? क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है दीपेश जी के हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं। इस और पूरी बातों को बखूबी जो है 2013 में जब वो चुन के आते हैं तो 2024 तक पूरे सपने पूरे होने का, विकसित भारत का, परिवारवाद के खिलाफ का, विकसित उन्नति भारत का, ये सब सपना दिखाने का जो तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, जो भाषण है,
वो मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छा भाषण देते हैं। इस आज भी, कल जब 15 अगस्त को लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लच्छेदार भाषण दिया तो दिल बाग बाग और गदगद हो गया सारी चीजों को। और पल भर में जो भाषण जब तक सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम तो दूसरे देशों से न जाने कितनी हमारी मुद्राएं आगे निकल गई, विकसितता हो गई, गरीबी खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गए। अब शायद काम करने के लिए अगले 26 जनवरी तक कोई काम नहीं बचेगा। अब 2024 में जब लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, 13 से 24 कहते थे, अब 24 से लक्ष्य 47 का बता दिया। अब उत्तर प्रदेश पे, बंगाल पर हमारी एक डॉक्टर बहन के साथ घटना हुई, हृदय विदारक थी, दर्दनाक थी। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की डॉक्टर की चिंता करी, बहुत अच्छी बात करी। कम से कम महिलाओं की चिंता की बात लाल किले से हुई तो महिलाओं में कहीं ना कहीं चेतना और जागृति आएगी। लेकिन थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लखीमपुर की भी बात करते, निंदा करते, हाथरस में लड़की की बात करते, नौगांव की उस लड़की की बात करते, मध्य प्रदेश में उस आदिवासी बहन की बात करते, विनेश फोगाट की बात करते, जिनके साथ जो परिवारवाद की उन्होंने बात करी कि वो नष्ट करना चाहते हैं। अब उन्होंने जो है भूषण सिंह को अगर प्रताड़ित कर देते, उसको हटा देते विनेश फोगाट को, आज ये स्थिति नहीं होती। कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी का विधायक था, जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा था, उसको पार्टी से निकलवा देते। यौन शोषण वाले मामले में रमेश जी को निकलवा देते, चिन्मय नंद को पार्टी से निकलवा देते, एनआईए में गिरफ्तार प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकलवा देते जब उनके सामने था। तो निश्चित ही महिलाओं की चिंता शायद लाल किले से सार्थक होती। मणिपुर पर कुछ आज मेरे देश के प्रधानमंत्री बोलते, महिला को नग्न करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया। प्रधानमंत्री मणिपुर चले जाते, वहां की महिलाओं की चिंता करते। मणिपुर भी इस भारत देश में है। निश्चित तौर पर महिलाओं की चिंता लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने व्यक्त की, वो कहीं ना कहीं उनके मुख से सार्थक होती। थोड़ा समय लूंगा। उन्होंने भ्रष्टाचार का बात करी, कहीं ना कहीं हेमंत विश्व शर्मा को जो शारदा घोटाले में था उसको ना लेते, अजीत पवार जो सिंचाई घोटाले में था उसको ना लेते, मुकुल राय जो शारदा घोटाले में था उसको बीजेपी में ना लेते, छगन भुजबल जो महाराष्ट्र सदन घोटाले में था उसको अगर बीजेपी के समर्थन में न लेते, तो मैं समझता था कि शायद लाल किले से प्रधानमंत्री ठीक बोल रहे हैं। अब रही परिवारवाद की, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी है कि आम परिवार का लड़का, गरीब लड़का और मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, जैसे हम लोग आए हैं निकलकर, ऐसे लोगों को पार्टी पर मौका दे और अच्छे राजनीति में लेकर आए। क्या राजनाथ सिंह के लड़के को निकालेंगे? क्या बीजेपी के निकालने ऐसा थोड़ी ना कहा है। उन्होंने कहा कि 1 लाख नए युवाओं को मौका दे, ये थोड़ी ना कह रहे हो कि इनको भगा। क्या राजनाथ सिंह जी के लड़के की जगह अगले बार वो किसी और को मौका देंगे? क्या वो अनुराग ठाकुर के सिवाय किसी और नए मध्यम वर्गीय नए नौजवान को मौका देंगे? वो तो कह रहे हैं कि आप भी ऐसा कीजिए, वो तो कह रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। नहीं, हमने तो कर चुके। मध्य प्रदेश में देश में पहली एक 18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी जो देश में नौजवानों की कैबिनेट थी और बुजुर्गों का संरक्षण था। हमने तो कई बार इस तरह के मौकों को लाल किले से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसको सार्थकता से करके बताया। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी रहे, वो स्वयं एक नौजवान थे। आज देश का नेता प्रतिपक्ष एक नौजवान है। नहीं, वो राजनीति, वो युवाओं की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक युवाओं को, जिनका कोई दादी नाना कोई ऐसा राजनीति में ना हो, मामा मौसा कोई भी ना हो। जी, अब अंतिम बात, उन्होंने मेरे देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की बात करी। आप कल एक पत्रकार होकर कल्पना कर सकते क्या विकसित भारत, नौजवान किसान और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं? किसान एक स्वतंत्र भारत में अपनी राजधानी दिल्ली में अपनी बात कह के नहीं आ सकता। नौजवान रोजगार मांग रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार क्लास लेने बच्चों की गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो पेपर लीक हुए उनको फांसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों नहीं? आपके पॉइंट ले लिए मैंने सारे। दुर्गेश जी का कमेंट ले लूं मैं। दुर्गेश जी, तो देखिए अमित जी को इतनी सारी बातें लगी कि ये होता तो ऐसा हो जाता, वो अच्छा लगता है। मैं अब बहुत सारा हो गया, अब जरा जवाब तो ले लें दुर्गेश जी, भूल जाएंगे नहीं तो। जी दुर्गेश जी कमेंट।
देखिए, मैं भूलने वाला तो खैर नहीं हूँ दीपेश जी, पर अमित भाई क्या है कि राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये सब इधर उधर की बातें करेंगे। अरे आपको भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है ये बता दो आप, और भ्रष्टाचार में अगर जो लिप्त जो जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं, क्या हम उनको कभी कहीं मदद करते हैं? क्या कहीं कोई ऐसा एविडेंस है इनके पास, कहीं प्रूफ है? नहीं है। ये सिर्फ मुंह की जमाकर्ती करना कांग्रेस के लोग जानते हैं। आज वैश्विक नेता हैं, पूरा विश्व माननीय मोदी जी की तरफ देख रहा है, और ये सूरज को दिया दिखाने का काम कर रहे हैं। ये परिभाषित करेंगे क्या मोदी जी को? मुझे लगता है नहीं, ये बहुत छोटे हैं, और हम छोटे हैं। मैं तो अपने आप को ही बहुत छोटा मानता हूँ, क्योंकि इतने बड़े नेता के लिए अगर अपन ऐसी बातें करेंगे तो जनता आपको अच्छा नहीं मानती है। इसीलिए आप जनता के दिलों की बात समझ नहीं पा रहे हो। इसीलिए 23 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 24 में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद भी अगर ये लोग यहाँ इनके नेता राहुल गांधी जी सबक नहीं ले रहे हैं तो जनता भली भांति समझती है। आज पूरा विश्व मोदी जी को लोकप्रिय के नंबर के पहले पायदान पर अगर कोई बैठा है तो माननीय मोदी जी बैठा है। आप बैठकर यहाँ से ये करते रहेंगे कि आलोचना करते रहेंगे तो आपकी आलोचना कोई सुनने वाला नहीं है। आप अगर इस चीज में कोई एड ऑन करते कि अगर माननीय मोदी जी ने एक नई चीज सोची कि जो नए युवा हैं जिनका किसी परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है उसको राजनीति में जगह मिलेगी। अगर अमित जी, आपके भी मेरे को लगता नहीं है कि कोई परिवार से कभी राजनीति में रहा हो। आपने अपनी मेहनत से राजनीति में जो भी मुकाम हासिल किया, ऐसे युवाओं की हम बात कर रहे हैं जिनका परिवार से कोई लेना देना नहीं हो। आप निकालने की बात कर रहे हो, अब उन्होंने कोई निकालने की, अगर कोई कर्मठ कार्य करता है जो बचपन से लेकर जो काम करता आया अपनी उम्र से लेकर पार्टी में, तो निश्चित रूप से उसकी अपनी जगह है। आप तो उनको चीजों से जोड़ने लग गए। मुझे लगता है इसको जनता अच्छा नहीं मानती है। आप आरोप और आलोचनाएं करते रहेंगे ना ऐसे ही, तो आने वाले समय में कांग्रेस इतिहास की विषय वस्तु बन के रह जाएगी। आप तर्कों पर बात करो, आप तो ये बताओ कि इसमें गलत क्या है। क्या 75,000 मेडिकल सीटें देश में नहीं बढ़नी चाहिए? क्या युवाओं को नहीं आना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पर आपको तो भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हुए आप लोग। अब आप उसके बाद आरोप आलोचनाएं करते हो। मुझे लगता है इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये जो देश के भविष्य की बात हो रही है, देश के भविष्य की जो चिंता हो रही है, देश के भविष्य के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसको सराहना चाहिए। उसमें आप बताओ कि इसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं। ऐसा और हो जाना चाहिए था, ऐसा और होना चाहिए था, तो जनता भी उसको अच्छा मानेगी। जी, चलिए रवि जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगा। तो क्या आपको खास बातें लगी पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की? दोनों ने अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर दिया, लेकिन हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, नकारात्मक ढूंढने जाएंगे दुनिया में, बहुत हर चीज में नकारात्मकता नजर आ जाएगी। आधा गिलास भरा तो आधा ही क्यों भरा है भाई, पूरा क्यों नहीं भरा? 2 गिलास क्यों नहीं रखे? उसके बाद क्या होगा साहब, 5 गिलास क्यों नहीं है? तो अगर ऐसी नकारात्मकता चीजें ढूंढने जाएंगे, अब ये हाथरस का जिक्र किया अमित जी ने, राहुल गांधी जी के बंगाल पे कितने ट्वीट आ गए जो कह रहे थे कि कोई ताकत मुझे हाथरस जाने से नहीं रोक सकती कि राहुल गांधी जी अब बंगाल जाएंगे। क्या बाकी नेता वो जो जाते थे तुरंत भाजपा शासित राज्यों में, क्या वो सब अब बंगाल मूव करेंगे? क्या करना चाहिए, कि राजनीति होना चाहिए या फिर जनभाव? तो ये जो चला रहा है ये बहुत गलत लगता है कि उनके राज्य में हुआ साहब आंख मीच लो, हमारी सरकार है, कोई नहीं देखेगा। उनके राज्य में हुआ विरोधी के तुरंत साहब दौड़ गए, पूरा यात्रा बना दी उसको। तो ये चीजें अगर इसी में उलझे रहेंगे रवि जी, तो फिर हम कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, देखिए दीपेश, करीब 98 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा करीब 98 मिनट का था, और इस 98 मिनट के भाषण में उन्होंने 61 बार तो देश शब्द का इस्तेमाल करा और 45 बार देशवासी बोला। और अगर देखा जाए तो करीब 28 बार सपना शब्द का इस्तेमाल करें, यानी सपना जो वो देख रहे हैं 2047 का जो विजन लेकर वो चल रहे हैं, उस विजन को लेकर उन्होंने तमाम वो बातें कही कि जो एक भारत को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विश्वगुरु बनाने की तरफ अग्रसर होता है। देखिए, उन्होंने कहा ना कि हमारे भारत के देश का जो विजन है वो इंटरनेशनल विजन बनना चाहिए, यानी एक तरीके से जो सोच है वो यही है कि राष्ट्र कैसे विकसित हो और राष्ट्र दुनिया में सबसे सक्षम कैसे हो, उस दिशा में सोच है। तो वही मैंने कहा ना, मैं शब्दों की गिनती केवल इसलिए बता रहा था कि 61 बार अगर उन्होंने
देश शब्द का इस्तेमाल करा है, 59 बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जाहिर बात है और कि वो जो उनका विज़न है 2047 का, जो वो दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की बात कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले जब वित्त मंत्री भोपाल आई थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो कमिटमेंट है वो उसके लिए जो है वो कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को हमें पूरा करना है, तो जाहिर बात है कि टैक्स भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि जो सोच है कहीं ना कहीं उस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की है। उन तमाम चीज़ों को लेकर फिर उन्होंने वो बात भी कही कि देखिए भाई धर्म और जाति पर बांट कर अगर आप राजनीति करेंगे तो फिर जाहिर बात है वही सब चलते रहेगा जो 75 साल से चला आ रहा है। यानी जो भारत के लोगों की आदत पड़ गई है कि मैं जो प्रधानमंत्री ने कहा मैं उसका कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारी आदत पड़ गई कि केवल सरकार से मांगो, सरकार से मांगते रहो। तो ये मुझे उनका कहना ये था कि इन तमाम चीज़ों में बदलाव आना चाहिए और धर्म जाति की बजाय एक सेकुलर सोच जो है विकसित होनी चाहिए। तो एक रिफॉर्म की जो बात उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि ठीक है, इस दिशा में अगर देश का मुखिया ये बात कह रहा है तो इस दिशा में चिंतन होना ही चाहिए। आज जैसे देखिए कितनी तेज़ी से स्वदेशी तकनीक जो विकसित उन्होंने सोचा और देखिए वो तमाम चीज़ें होने लगी। आज अगर इसरो ने तीसरा अपना SSLV लॉन्च किया है तो उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी तमाम पूरी तकनीक इंडियन है, भारत पर निर्भर है। अन्यथा एक दौर ऐसा भी था कि मतलब वो तमाम चीजें ये मैं नहीं उदाहरण में इसलिए क्या मतलब है इसरो नहीं देखिए क्या होता है दीपेश, कोई भी विजन से ही तो आगे की चीज निर्भर होती है ना। अगर आप आज से 10 साल पहले नहीं सोचते कि हमें स्वदेशी तकनीक विकसित करना है तो फिर आप तो बैठे रहते सत्ता में, करते रहिए राज, प्रधानमंत्री तो है ही, 5 साल बाद हट जाते। सवाल ये कि सोच होना चाहिए ना। जैसे राजीव गांधी ने अगर सोच लाए कि हमें कंप्यूटर लेकर आना है तो आज वो कंप्यूटर का आज देखिए कोई भी पहले जो सत्ता में होता है जब तक उसकी सोच सकारात्मक नहीं होगी, अगर उस दिशा में आगे बढ़ने की नहीं होगी तो कैसे होगा। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अगर मान लीजिए मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना इस देश के गरीब वर्ग के कल्याण की लागू करी तो वो सोच कोई मनमोहन सिंह के परिवार को थोड़ी रोजगार चाहिए था, वो एक आम जनता है। वो सोच की बात कर रहा हूँ मैं, वो विजन की बात कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो 2000 इस भाषण में साफ झलकता है कि हमें 2047 तक भारत को इतना समृद्ध बनाना है कि दुनिया इसकी तरफ देखे। तो वो एक विजन उन्होंने अपने भाषण में वो तमाम बातें कही, चाहे वो महिला अत्याचार को दूर खत्म करने की हो या तमाम जो बातें हैं रिफॉर्मिंग की जो बात है, तकनीक को विकसित करने की बात है, युवाओं को आगे लाने की बात है, वो तमाम चीज़ें कही हैं। अन्यथा ठीक है पॉलिटिकल भाषण दे देते, पॉलिटिकल भाषण का पुट भी है वो भी बता देता हूँ। उन्होंने आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से बातचीत की है तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं झारखंड का चुनाव उस भाषण में झलकता है। तो सियासी पुट भी है, ऐसा नहीं कि सियासत उन्होंने अपने भाषण में नहीं की, लेकिन एक विजन भी रखा और वो महत्वपूर्ण विजन है। और उस विजन का नतीजा है आप देखिए कि पड़ोसी देश को लेकर उन्होंने जो बात कही, तो आज जो वहाँ के बांग्लादेश के प्रमुख हैं उन्होंने तत्काल आज प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाया, बात की और अपनी स्थिति रखी कि नहीं हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कर रहे हैं। तो ये होता है जी। अमित जी, तो ये एकाध दो अच्छी चीजों की तरफ भी तो नजर जाना। अब इसका नाम लेके नहीं बोला, उसका नाम लेके। अब प्रधानमंत्री का भाषण हम लोग सेट नहीं कर सकते ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें देश को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है। वो कह रहे हैं भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि देश ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये स्किल कैपिटल कहलाना चाहिए भारत। इन चीजों पे आपका ध्यान क्यों नहीं जाता अमित जी? देखिए दीपेश जी, चूंकि भारतवर्ष का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री जब जो बोलते हैं तो हर समझदार सब जानकार भारतवर्ष के लोगों का ध्यान वहां जाता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वो कहते हैं तो निसंदेह वो देश की बात करते हैं। शंका जब होती है जब वो बात करते करते पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की घटनाओं की बात नहीं करते, राजस्थान की वर्तमान। अरे फिर आप राज्यों में बांट रहे हैं। मतलब ये उत्तर राजस्थान में जब गहलोत सरकार थी वहां भी ऐसे ही कांड हुआ था सर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन बातों में हम क्यों उलझे। ये बहुत मुद्दा उठा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए साहब जब गहलोत सरकार थी। तो क्या आप इसी में उलझ के रखिए भाई वहां की बेटी से रेप हुआ था आप कुछ मत बोलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, हाँ, और भाजपा की सरकार है, वहां हो गया तो साहब पूरा दौड़ लगा दिए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता हो, चाहे जो जितने। मतलब हम क्यों इतनी छोटी सोच रखें कि इस, अब देखिए देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां क्राइम नहीं होता, जहां रेप नहीं, तो कोई जहां पे इवन कांग्रेस शासित राज्य आप
आप अपने आंकड़े खुद देख लीजिएगा कि कितने रेप हिमाचल में होंगे, कितने कर्नाटक में होंगे। क्या सबका जिक्र वहां लाल किले से किया जाना चाहिए? मतलब इससे आगे भी तो थोड़ा सोचिए, बात कीजिए अमित जी। दीपेश जी, इससे सबसे पहले देखिए आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना भ्रमित करा। नहीं, मैं बिल्कुल भ्रमित नहीं हूँ, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ भाई। बंगाल ताजा मामला था पूरा। आज एक मिनट अमित जी, आज बंगाल नहीं, सुनिए सर, बंगाल की घटना के चलते देश के, अरे सर सुनिए, क्यों इंपॉर्टेंट है बंगाल, सुनिए, बंगाल की घटना के चलते पूरे देश में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सुनिए सर, मरीज परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में ओपीडी बंद है। आप समझ रहे हैं बंगाल की घटना का क्या असर हो रहा है? जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं दीपेश जी, कुछ केसवानी जी भी बोलेंगे, कुछ बीजेपी का नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ी पॉजिटिव चीजें कुछ निकल के आई हैं क्या? कुछ लिया आपने भाषण से, या केवल विनेश फोगाट का नाम क्यों नहीं लिया? क्या है जी? थोड़ा केसवानी जी के लिए भी रखिए बीजेपी का पक्ष। नहीं, मैं रेप की जो आप करते हैं ना, या राजनेता, मैं भाजपा के नेताओं को भी कहूंगा, इनके राज्य में होता है साहब वो पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स हम देखते आ रहे हैं भाई साहब। ये हमें ना बताइए कि वहाँ कांग्रेस शासित राज्य में कुछ मत बोलिए, उधर हो गया तो सबको चढ़ जाइए छाती पे जी। करा है, मैं अपनी बात रखूं। मैं कह रहा हूँ बंगाल की घटना इसलिए इम्पोर्टेंट कि आज भी डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई जी। इस पे बोलिए। घटना बंगाल की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, या कांग्रेस की शासन में कर्नाटक की हो या हिमाचल की, अगर किसी महिला के साथ गलत कृत्य होता है तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग और हर हिंदुस्तानी उसकी खिलाफ की बात करता है, उसकी निंदा करता है। पश्चिम बंगाल में घटना हुई, राहुल गांधी जी ने तत्काल ट्वीट करा एक्स पर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, ट्वीट करने से क्या होता है? मैं आपको राहुल गांधी जी का आज एक ट्वीट वायरल मैं देखिए, फिर हमको आपने उस घटना में कुलझा के रखा। अमित जी बहुत देर से मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे कि हमें देश को आगे कहां ले जाना है। भाई स्वतंत्रता दिवस एक मौका होता है जब हम अपने देश के लिए सोचें, विचार करें कि हमें अपने देश को कहां ले जाना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बंगाल की घटना को पहली है या आखिरी है जी। अपने देश को कहां ले जाना है? हमारी एशियन जो कंट्री है, हमारा एशिया जो है, हमारे राजनीतिक कूट रचना जो होती है, हमारे आसपास के देशों से लगातार संबंध खराब है। दूसरी बात, हमारी मुद्रा लगातार खराब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भ्रष्टाचारी को नहीं दिया। हेमंत विश्व शर्मा जो है आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है और मुख्यमंत्री है। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के, आप रिपीटेशन करें सर, आप गिना चुके हैं, पहले सब नाम गिना चुके हैं। ठीक बता दूं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। ये भी सब देखते हैं, ये जनता सब जानती है कौन कहाँ था, कौन कैसा था, कौन चला गया वापस जी, ये सबको पता है। विनेश, सबको पता है विनेश फोगाट की भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने क्या हालत करी। फिर आप वही उसी पर अटके हुए, आपकी सुई अटकी हुई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रधानमंत्री अपने लोगों से उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं जी कि अपने लोगों से अत्याचार, ये कौन सी बात हुई? मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूं। दुर्गेश जी, वो उनकी सुई वहीं अटकी हुई कि इसका नाम क्यों नहीं लिया। एक जवाब दे दीजिए, फिर हम डिबेट खत्म, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छी बातें आएंगी। हमें लगा अमित जी कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी अब एक कोई कैंपेन चलागी कि गैर राजनीतिक युवाओं को हम अपनी पार्टी में और अच्छे से शामिल करेंगे। 2013 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2024 तक सब गरीबी खत्म हो जाएगी, हो गई। देश किस स्थान पर है? हमारे देश में बेरोजगारी क्या? अरे दुर्गेश जी, मेरे से जवाब ले लेना आप। जी बोलिए दुर्गेश जी, समय समाप्त होने वाला वैसे। देखिए क्या है, ये अभी तक उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। जनता की अदालत में गए, वहां से इनका जो तिरस्कृत जनता ने किया, उसके बाद भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ये राहुल गांधी की तरह ही एक ही चीज को बार बार बोलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं है कि देश को और अच्छा कैसे किया जाए। ये आलोचनाएं करते रहेंगे, ये आरोप लगाते रहेंगे। इसके विपरीत हम 2047 की कल्पना कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बने, भारत सबको लीड करे। भारत में जो युवा हैं, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को आत्मसात कर रहे हैं जो इनके फेवर की हैं। इनको भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार में तुम्हारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बाहर चल रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज है। सब जितने कांग्रेस ए से लेकर जेड तक हैं, सब भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम कैसे प्रदेश देश विकसित हो,
2047 की कल्पना जो कर रहे हैं माननीय मोदी जी, उसमें आने वाला समय बहुत बड़े परिवर्तन का समय है दीपेश जी। इस समय टेक्नोलॉजी का कैसे भरपूर इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग न हो, उसके साथ साथ हम डिजिटल चुनौतियां कई हैं दुर्गेश जी। देखिए, कहने से नहीं होगा, करके भी दिखाना पड़ेगा भाई। कांग्रेस के पास है मुद्दा, वाकई जिन नेताओं के नाम गिना रहे उनके खिलाफ आरोप लगते थे, अब वो आपके सहयोगी बने बैठे हैं। ऐसे मतलब या तो मौके देने ही नहीं चाहिए विरोधी दलों को। जी, देश में सर्वोपरि कानून है, सबसे बड़ा कानून है। कानून अपना काम करेगा, फिर चाहे कोई कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। जो कानूनन जो अगर कोई गलत है तो गलत, उसको कोई ऐसा थोड़ा नहीं कह रहा हम की भाजपा में आ गया और कानून से मुक्त हो गया। ये कांग्रेस की सोच है। ये कांग्रेस में ऐसा होता था, इसलिए उस तरफ जाते हैं। कानूनन अपना जो कानून काम कर रहा है वो करता रहेगा। ये सिर्फ आरोप करते रहे, आलोचनाएं करते रहे, ये सूरज को दिया दिखाते रहे। क्योंकि ये राहुल गांधी रवि जी, क्या लगता है, लाल किले से भाषण देना, नए सपने दिखाना अलग बात है, लेकिन उसको धरातल पर उतार करके दिखाना ये कितना मुश्किल काम है? बिल्कुल दीपेश, देखिए हालांकि बहुत बड़ा देश है भारत, ऐसा नहीं है। और क्या जो सपना देश के मुखिया देखते हैं, निश्चित तौर पर जो सोच, सकारात्मक सोच के साथ वो देश को आगे बढ़ाना है। कई तरह की चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं है, चुनौतियां बहुत है, गरीबी भी है, सामाजिक अगर देखा जाए तो जिस तरीके की आर्थिक स्थितियाँ हैं, उनसे तमाम चीज़ों से जूझते हुए जो है देश को आगे बढ़ाना निश्चित तौर पर एक सकारात्मक सोच के साथ अगर काम हो तो इसमें कोई नहीं। लेकिन ये सिविल कोड लाना ये क्या आसान है? ये तैयार होंगे जैसे मैंने कहा ना, चुनौतियां बहुत है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक किसी अब वन नेशन वन इलेक्शन को ही देख लीजिए। अब उन्होंने कहा कि 37 दल तैयार है लेकिन बाकी के दल विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई अगर ठीक है, आप वन नेशन वन इलेक्शन का क्यों? अब इसमें तो किसी पार्टी का हित नहीं है, ना नुकसान है, नफ़ा है ना नुकसान है। क्योंकि नफ़ा होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो सबको होगा। अगर सरकार बीजेपी की किसी राज्य में है और उसको समय से पहले उसका टर्न ख़त्म होता है, या कांग्रेस की है, तो जाहिर बात है कि वो तो नुकसान बीजेपी को भी है, कांग्रेस को फ़ायदा है उसको है। तो लेकिन देश राष्ट्र में सोचना चाहिए। आप सोचिए कि अगर एक साथ सारे चुनाव हो जाते हैं तो कितना बड़ा खर्च बचेगा, कितने एक संसाधन, मानव संसाधन जो हर 2-3 साल के बाद कहीं ना कहीं 2-4-6 महीने के लिए आचार संहिता लगती है और फिर मालूम चलता है तमाम कामकाज ठप हो जाता है, पूरा कर्मचारी अमला उसमें लगा रहता है। एक तमाम बातें हैं। अगर इस दिशा में विचार होना चाहिए। अगर अच्छी बात है वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता तो मुझे लगता है कि इससे देश को फायदा होगा। सरकार कुछ भी करे, विपक्ष उसका केवल विरोध ही करना है। लेकिन अब वो वही बात है ना दीपेश की, जो निजी स्वार्थ है। अब मालूम चला कि उनका साहब इस राज्य में हमारी सरकार है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो वो 3.5 साल में निपट जाएगी या 4 साल में निपट जाएगी, तो क्यों नुकसान करें, तो हम विरोध करेंगे। नहीं, खैर ये विपक्षी दलों का काम है ये। जब कांग्रेस आधार कार्ड ला रही थी तो यही भाजपा जो आधार कार्ड का विरोध करती थी, तो सब समय के हिसाब से सब अपने अपने मुद्दे छांट लेते, ढूंढ लेते हैं और ये राजनीति चलती रहती। लेकिन हमें कहना है कि देश नहीं पिछड़ना चाहिए इस चक्कर में। जो अच्छे मुद्दे उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जो कमी बेसी है। देखिए, घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि राजनीतिक जो गठबंधन है वो बनते बिगड़ते रहते हैं, आज ये इनके साथ है कल वो उनके साथ है। लेकिन इन सब चक्करों में जो गलत है उसको गलत कहने का मादा होना चाहिए। हम कह रहे हैं राहुल गांधी जाए, बिल्कुल बंगाल जाए और वहां पर वो उसी तरह से प्रोटेस्ट कर, जैसे मणिपुर गए थे, जैसे यूपी, जैसे राजस्थान जाने की जिद थी, तो दूसरे राज्य, उत्तर प्रदेश, तो ऐसी सब चीजें हों तो ये ठीक है, लगता है कि हाँ भाई चलिए सब एक जैसी राजनीति छांट छांट के सुविधानुसार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देश उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हम फिर भी बात करेंगे कि मोदी जो कह रहे हैं कि देश को हमें किस तरीके से, आज देखिए हम चीन की तारीफ क्यों करते, चीन में तानाशाही एक तरीके से, लेकिन उसके बावजूद चीन पूरी दुनिया को थर्रा के रखता है। चीन से कोई लोहा नहीं लेना चाहता है, वहां के लोग किस हाल में जी रहे वो सब जानते, लेकिन फिर भी आप देखिए, लेकिन हमारे देश में तो फिर भी लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत तभी बनाया जा सकेगा जब कुछ कठोर सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, अन्यथा रोहिंग्या देश में बसते जा रहे हैं, उनके सब सुविधाएं मिलती जा रही हैं, और जो देशवासी उनका अगर रोजगार छिन रहा, अधिकार छिन रहा है, तो वो उसकी जड़ में भी जाना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति देख करके केंद्र सरकार को और ज्यादा सतर्क होना चाहिए। हमें लगता है केवल उस पर निंदा करने से, दुख प्रकट करने से नहीं होगा काम। हमारे देश में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाना चाहिए और कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे पश्चिमी देशों की हालत देख करके, शायद तब इस स्वतंत्रता दिवस के असली मायने समझ में आ सकेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित जी, दुर्गेश जी और रवि जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समस्याएं बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं और आप विजन रख रहे हैं, अच्छी बात है।
रोड मैप बता रहे वो भी अच्छी बात है, लेकिन उस पर उतर कर, उस पर चलकर भी दिखाना होगा, तभी शायद देश आगे बढ़ पाएगा और ज्यादा तरक्की कर पाएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज़। नमस्कार।